असल ख़बर है ना जिसका बड़ी बेताबी से इंतज़ार है, वो है जंग बंदी का ऐलान। और जंग बंदी का जो ऐलान है गज़ा में, जंग तो नहीं, यानी जो जहरीत का ख़ात्मे का ऐलान, वो तेज़ी के साथ उस पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं। आज भी गज़ा में मुख्तलिफ़ जगहों पे शहादतें हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन जो पिछले 48 घंटे या 72 घंटों में बहुत तेज़ी आई है तमाम जो पस मंज़र में सफारतकारी है उसमें। डेविड बार्निया जो हैं वो, जो कि मोसाद के सरबराह हैं, वो कतर आए और फिर कतर से वो वापस चले गए। लेकिन इस दफ़ा जब वो कतर आए हैं डेविड बार्निया, तो उनकी जो पहले की मुज़ाकराती टीम थी उसमें एक तो अहम शख्सियत जो हमेशा शरीक होते रहे हैं, रोनिन बार उसका हिस्सा नहीं थे। रोनिन बार जो हैं वो शिनबित, जो इंटेलिजेंस सर्विसेज, जो अंदरूनी मामला, जो शिनबित के जो सरबराह हैं, वो उनके साथ नहीं थे। अमूमन जितने मुज़ाकरात हुए हैं उसमें शिनबित के सरबराह मोसाद के सरबराह के साथ रहे हैं। ये जो मीटिंग हुई है इसमें जो है वो रोनिन बार नहीं थे। मैं आपको इनके बारे में, रोनिन बार के बारे में आपको ये बता दूं कि इन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है कि जिस दिन जंगबंदी का ऐलान हुआ, ये जाहिरियत का ऐलान हुआ, तो मैं शिनबित की सरबराही छोड़ दूंगा, क्योंकि ये अपनी नाकामी, शिनबित की मुकम्मल नाकामी को ये तस्लीम कर चुके हैं। तो जनवरी में इन्होंने ऐलान किया था और इन्होंने कहा था कि मैं इससे बस जंग बंदी और मैं अपनी मुकम्मल फेलियर का और जो भी कुछ होगा है मैं उसका मुकम्मल 7 अक्टूबर के बाद से वो अपने तस्लीम करता हूँ और मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा जिस दिन। लेकिन मैं चूँकि मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। दूसरी जो बात है, एक तो वो नहीं थे, दूसरी बात ये कि जो इसराइल की फ़ौज के जो नुमाइंदे, यानी जिनको जो कि पहले तकरीबन तमाम मुज़ाकरात का हिस्सा रहे, वो भी इस दफ़ा साथ नहीं थे और वो थे मेजर जनरल नित्जा एलोन। अच्छा, मेजर जनरल नित्जा एलोन जो हैं ये ये इस तरह से डेलीगेशन जाता था कि मोसाद के सरबराह, इसराइली फ़ौज के ये जो मेजर जनरल एलोन हैं ये, और साशिनबित के सरबराह। अच्छा, ताकि फ़ौज और दोनों सिक्योरिटी एजेंसीज़ की नुमाइंदगी हो, तो ये डेलीगेशन यहाँ से जाता था अमूमन जो मुलाकात होती थी। मतलब गैलेंट तो किसी मीटिंग में नहीं गए ना, और ना ही किसी मीटिंग में नेतन्याहू गए, मतलब सिविलियन नहीं थे, सिर्फ सिक्योरिटी अदारे और जो है वो फ़ौज की तरफ से। अच्छा, अब लेकिन ये हुआ कि इसमें शिनबित के नुमाइंदे और जो फ़ौज के नुमाइंदे कतर नहीं गए, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ऐसे शख्स को भेजा गया जिसको फ़ौज इसराइल की और मोसाद और शिनबित वो सख्त नापसंद करते हैं, और वो किसी मुज़ाकरात के अमल में अभी तक उनको हिस्सा नहीं बनाया गया। कई जगह उन्होंने घुसने की कोशिश की, टीम का हिस्सा बनने की कोशिश की, तो ख़ासतौर पर काहिरा में तो उनको बाकायदा मोसाद और शिनबित और फ़ौज की तरफ से कहा गया कि इस आदमी को दूर रखें। अच्छा, वो जो आदमी है वो आप समझ लें कि एक स्पॉयलर है इस पूरे मुज़ाकराती टीम में, हमेशा स्पॉयलर रहा है। अब तो खैर इस वक्त तो खैर वो बंदा बना हुआ है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि वो स्पॉयलर है। उसका नाम है ऑफिर फल्क। अच्छा, ऑफिर फल्क जो है वो है नेतन्याहू का दोस्त और बड़ा करीबी मुआविन। तो अब जो इस मरहले पे चूँकि सीज़ फायर की तरफ मामला बढ़ रहा है, वो बाइडन ने कॉल की 30 मिनट की, और बाइडन ने कहा कि अच्छा जी बड़ी खुशी है कि आप भेज रहे हैं अपनी तो अब नेतन्याहू उसको अपने, मतलब अब वो उनको पता है कि और कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने जनाब अपना उसमें से सिक्योरिटी अदारों को निकाल के दो, यानी फ़ौज को भी और डेविड बार्नी को तो होना ज़रूरी है क्योंकि वो तो जाहिर है कि उसको लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने साथ जो है नेतन्याहू ने अपने दोस्त को साथ भेज दिया ताकि ये हो कि भाई मैं भी था इसमें, मतलब मेरा भी हिस्सा था जो जंगबंदी हो रही है, और ये सारा वो करनी तो पड़ेगी, लेकिन ये है कि कहीं मेरा भी तो आए ना। तो उन्होंने उस बंदे को साथ डाल दिया जो उसका हैसियत उसकी कुछ भी नहीं है। असल मामला जो हैं वो जिन्होंने तय करने हैं उन्होंने तय करने हैं, लेकिन वो और फिर फ़र्क जो है। अच्छा, ये जो बंदा है दूसरा जो फ़ौज का तर्जुमान जिसका मैंने भी आपसे जिक्र किया, ये मेजर जनरल नित्जा एलोन,
ये इसराइल की फ़ौज की जो सेंट्रल कमांड है मुज़ाकराती टीम में, ये इसराइल की फ़ौज की नुमाइंदगी उनकी सेंट्रल कमांड का चीफ करता था। अच्छा, अब उनकी सेंट्रल कमांड क्या है? इसराइली फ़ौज की सेंट्रल कमांड वो है इसराइली फ़ौज की जो कि वेस्ट बैंक को देखती है, गज़ा नहीं, जो मगरबी किनारे को, यरूशलेम को, या लेकिन जो सेटलर्स हैं वो उसको नापसंद करते हैं। मतलब वहाँ पर एक अजीब सी, मतलब जो वहाँ पर यहूदी आबादकार हैं ये उनके ख़िलाफ़ है और वो इसके ख़िलाफ़ हैं। तो वो जो है वो एक वहाँ पर जब ये पुलिस फोर्स इसलिए इस्तेमाल होती है, फ़ौजी जाते हैं तो इनसे परमिशन, ये आगे पीछे मामला, वो फिर दूसरी तल अवीव से कंट्रोल होता है। तो ये जो बंदा जो यहाँ पे फ़ौज, इसको वो पसंद नहीं करते और ये सेट है, तो इसको ये दरमियान में डला हुआ था। ये थोड़ा सा मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा वो ज़ायनिस्ट नहीं है, यूँ समझ लें। फ़ौज में जो ज़रा उनके थोड़े से ज़रा दरमियानी सोच रखने वाले लोग हैं, वो इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा था। अब जनाब ये कतर गया, ये 2 रुकनी डेलीगेशन, और इतना यानी उसमें कोई लो लेवल का भी शिन बेत का या फ़ौज का आदमी नहीं था। तो ये 2 लोग गए और ये वापस आ गए। इनकी मीटिंग हुई वहाँ पे, मिस्र, अमेरिका, इजिप्शियन अमेरिका और मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अतानी जो हैं, जो कि जिनका बहुत अहम रोल है, जो कि वज़ीर आज़म कतर के और वली है। अच्छा, अब उनसे मुलाकात हुई और फिर ये वापस आ गए, और अब वापस आने के बाद यहाँ से अब उनकी तरफ से तो यानी हमास की तरफ से वो जो तहरीरी बात थी कि तहरीर लिखत पढ़त की जाए, तो वो इसराइल की तरफ से नहीं बल्कि दरम्यान में मीडिएटर्स जो हैं वो ज़बान भी दे रहे हैं और लिखत पढ़त भी हो गई और सारा कुछ हो गया। और साथ ही ये सारा जो भी मामला है इसको हमास की क़यादत ने हिज़्बुल्लाह के साथ भी, सैयद हसन नसरुल्लाह से भी डिस्कस कर लिया, जो हमने बात की थी कि बैरूत में कल एक मीटिंग हुई और ये सारा हो गया। तो अब ये है कि अब ये तय हो गया कि जो पहला मरहला है वो 16 दिन का होगा, और उसमें 16 दिन के मरहले में जो है वो मतलब एक फ़ेज़, दूसरा फ़ेज़, तीसरा फ़ेज़, और उसमें पहले मरहले में 6 हफ्ते का, 16 दिन का नहीं, माज़रत 6 हफ्ते का, 6 हफ्ते की जो सीज़ फायर होगी, तो उन 6 हफ्तों में जो हमास के पास ज़ख्मी ख़वातीन, जो ज़्यादा उम्र के यरगमाली हैं वो, और जो ख़वातीन हैं और जो ज़ख्मी हैं, ठीक है, और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको वहाँ से रिहा किया जाएगा, और उसके जवाब में सैकड़ों कैदी जिनका नाम हमास देगी वो वहाँ से रिहा हो जाएंगे, और ये लिस्टें भी एक्सचेंज हो गई हैं। दूसरी बात जो है वो इसी अरसे में मुकम्मल, असल जो लफ्ज़ है वो मुकम्मल पे है, मुकम्मल जंग यानी सीज़ फायर होगा। कोई एक पटाखा भी इसराइल की फ़ौज नहीं चलाएगी इस पूरे अरसे में, और जो बैनुल अक़वामी इमदाद है वो दाखिल हो जाएगी मुकम्मल तौर पे गज़ा के अंदर, और इसके ऊपर हमास की तरफ से भी ओके हो गया है, और इसके ऊपर जो है वो अमेरिका की तरफ से भी और अब इसराइल की तरफ से भी ओके हो गया है। तो अब ये ऐलान कहाँ होगा, कैसे होगा, मिस्र और कतर हर तरफ से इसके ऊपर अभी गो हेड है। और चाइना जो है वो अब अगला मरहला, चाइना इसमें, चूँकि चाइना भी मौजूद है इसी ख़ित्ते में, मतलब है कि कतर के आसपास ही चाइना भी मौजूद है, क्योंकि चाइना में वो फिर फाइनलाइज होना है कि जी असल में बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं, लेकिन पब्लिक में उस वक्त आते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे कि गज़ा के अंदर जो अगला सेटअप बनेगा तो उसके नाम भी जो है फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास और सारे जो ग्रुप्स जमा होंगे बीजिंग में वो फाइनलाइज होंगे, और ज़ाहिर है कि चाइना उसमें जब फाइनल करेगा तो उसमें सब उसके ऊपर जो है वो करेंगे। याहिया सिन्वर और मोहम्मद दैफ और बाकी जो शख्सियात हैं उनका भी तय है कि उनको भी सेफ़ पैसेज मिलेगा। हालांकि इसके ऊपर इसराइल का, और वो सिर्फ ऐसे मिलेगा ये कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो जो शख्सियात हैं वो अपने आप को कानून के हवाले करने को तैयार हैं, और वो इस बात पे भी तैयार हैं कि अब देखें ना, शिन फेन जो 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 आइलैंड की शिन फेन है वो शुमाली आइलैंड की सबसे बड़ी सियासी जमात बन के इलेक्शंस में आई है, जो कल भी मैंने बात की थी कि जहाँ एक तरफ स्कॉटिश नेशनलिस्ट साफ़ हो गए हैं, लेबर पार्टी ने धो दिया उनको, दूसरी तरफ जो है वो शिन फेन सबसे ज़्यादा सीट्स ले गई। ये वो शिन फेन है जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के नतीजे में
एक तवील अरसे तक 60 की दिहाई और 70 की दिहाई खून खराबे से भरी हुई है। और ये आयरिश रिपब्लिक आर्मी और ये सारा बेलफास्ट बमुकाबला डबलिन और बमुकाबला वेस्टमिनिस्टर, वो एक लंबी बड़ी खूनी दास्तान है। लेकिन ये कि उसके बाद गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ, वो सियासत का हिस्सा बने। अब देखना ये है कि लेकिन यहाँ पर ऐसा होने नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे हमास जो है वो ये सारे ग्रुप्स ख़त्म होके, क्योंकि ऐलान होने जा रहा है इसका जो, यानी आप समझें कि जो इसका कल्मिनेटिंग पॉइंट है, जो हासिल है इस पूरे, यानी जो असल है वो फिर दो रियासती हल है। यानी दो रियासती ऐलान है कि दो रियासतें बनने जा रही हैं, और वो उसका एक टाइम, तो जैसे ही ये जंग बंदी होगी तो फ़ौरन ही अगले मरहले की तरफ मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। और अगला मरहला जो है उसमें यह है कि फिर वहाँ पे सिक्योरिटी किसने संभालनी है, कौन से ममालिक आएंगे, ये सारी बातें तय हो चुकी। रशिया, टर्की, इनका भी रोल है, अरब ममालिक का भी रोल है, इजिप्ट का रोल है, कतर का, सऊदी अरेबिया आखिर में, फिर सऊदी अरेबिया तो सुपरवाइज़ करेगा ना ये, अगर फ़ौज वहाँ पहुँचती है, और ये सारे मामला टर्की भी साथ होगा, ये सारे। तो ये मामला काफ़ी आगे जा चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 24, 48, 72 घंटों में ये फिर दोबारा, कई दफ़ा चूँकि डेडलॉक पैदा हुआ है, कई दफ़ा ये दोबारा मामला खुला है। तो ये देखना ये है कि अब ये इसका ऐलान कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों कर होता है। और एक बड़ा एक तारीख़ी सा वाक़या है जिस पे कई अब अरब ममालिक भी इसमें दरमियान में वो भी ये देख रहे हैं कि भाई अब आगे मतलब ये कैसे हो गया, एक वाकई एक फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान होने जा रहा है। तो मतलब है कि देखें ना, सब ने कोशिश तो की, लेकिन वो जो नुक्ता आता है तो उस वक्त सारे कि भाई ये मतलब इसके तस्लीम भी सब करते हैं, लेकिन इसके खदोखाल क्या होंगे, 67 के बॉर्डर्स पे कैसे, फिर ये सेटलर्स को कौन उठाएगा, इनको कहाँ डाला जाएगा, फिर फ़लस्तीनी जो बाहर से हैं वो वापस जाएंगे। लेकिन ये सारे मामलात हो जाते हैं, क्योंकि देखें मतलब आधी से ज़्यादा दुनिया तो तस्लीम कर चुकी है फ़लस्तीन को, तो मतलब पाकिस्तान समेत। तो अब यह है कि बस उनके बॉर्डर्स और 67 के बॉर्डर्स, वो भी कोई बहुत ज़्यादा बात तो नहीं कर रहे। अब वो ये तो नहीं कह रहे कि मतलब हमास की जो इनिशियल पोजीशन थी कि इसराइल जो है इस प्लैनेट अर्थ का के पे उसका नामो निशान नहीं रहेगा, वो तो नहीं है, किसी की भी पोजीशन नहीं। अब तो ये दो रियासतें होंगी, और दो रियासतें, मगर उनका जोग्राफ़ी जो है वो बड़ी अजीब सी होगी। मतलब एक तरफ उनके हिजबुल्लाह है, इधर फ़लस्तीनी है, इधर भी फ़लस्तीनी है, और नीचे जो है वो समंदर है। तो मतलब है कि हाँ, वो मतलब अजीब सी उनकी होगी पोजीशन। और फिर गोलान हाइट्स भी निकलेंगी, और फिर वो सारा 67 के बॉर्डर्स का मतलब ये है कि काफ़ी कुछ उनके पास से निकलेगा। यानी सीरिया अपना हिस्सा ले जाएगा, जो सीरिया पे कब्ज़ा हुआ था, जॉर्डन। तो मतलब 67 बॉर्डर्स का मतलब जो है वो काफ़ी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। लेकिन अब कोई इसके अलावा रास्ता नहीं है कि चाइना, और ये ज़हन में रखें कि इसको अमेरिका पेश कर चुका है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस मुआहदे को, और रशिया ने उस पर एब्सटेन किया था, कोई वीटो नहीं हुआ था। तो मतलब वो हाथी के पाँव में सबका पाँव। और आपको पता है बाइडेन का वैसे ही आजकल थोड़ा सा मूड ऑफ है, जब से मुबाहिसा हुआ है। उन्होंने इंटरव्यू में बड़ी अजीब बात की है। उन्होंने कहा लॉर्ड ऑल माइटी, लॉर्ड कैथोलिक हैं बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने कहा लॉर्ड ऑल माइटी अगर आके मुझसे कहें कि तुम इलेक्शन की दौड़ से निकल जाओ, तो मैं सिर्फ उस सूरत में निकलूँगा। वैसे मुझे यकीन है कि लॉर्ड ऑलमाइटी ज़मीन पे आके मुझसे कहेंगे नहीं,